हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स। मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स के वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर देखें, क्योंकि ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स दोनों ही एफ-लॉक एलिमेंट्स होने की वजह से इनकी काफ़ी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। तो अगर आपको वो टॉपिक अच्छे से आप उसे कवर कर लेंगे, उस टॉपिक की आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो आपके लिए एक्टिनाइड का टॉपिक समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स। इसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर को हमने दो सबसेक्शंस में डिवाइड किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिनाइड्स और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्टिनाइड्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट। एक्टिनाइड्स लैंथेनाइड्स की तरह ही आपका एफ-लॉक एलिमेंट है और पीरियोडिक टेबल पे एक्टिनाइड्स के लैंथेनाइड के जस्ट नीचे प्लेस्ड है। एक्टिनाइड आपके 15 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है जो एक्टिनियम से स्टार्ट होता है और इसका लास्ट जो एलिमेंट है वो आपका लॉरेंशियम है। कई सारे केमिस्ट और कई सारी आप बुक्स में देखेंगे कि एक्टिनाइड्स में एक्टिनियम को इंक्लूड नहीं किया गया है। वहाँ पे थोरियम से लॉरेंशियम तक के एलिमेंट्स को एक्टिनाइड्स बोलते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि जैसे हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को एफ-ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, तो इन एलिमेंट का लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ सेक्शन में जाने की वजह से इन्हें एफ-ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। बट लैंथेनाइड में लैंथेनम एलिमेंट में और एक्टिनाइड्स में एक्टिनियम एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एफ सेक्शन में एंटर नहीं करता है, बल्कि डी सेक्शन में एंटर करता है। तो इस वजह से कई सारे केमिस्ट से ट्रांजिशन मेटल्स के साथ, ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सिमिलर होती है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के और एलिमेंट्स के साथ। तो इस वजह से इनकी केमिस्ट्री हम एफ-ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ही डिस्कस करते हैं और इसीलिए हमने यहाँ पे एक्टिनियम को एक्टिनाइड्स में इंक्लूड किया है। तो ये आपकी एक्टिनाइड्स सीरीज़ है जिसमें आपका फर्स्ट एलिमेंट एक्टिनियम है और यहाँ पे थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक के एलिमेंट की एक सीरीज़ है। इन एलिमेंट्स में हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स का नाम वेल नोन साइंटिस्ट की नेम पे दिया गया है, उनके ऑनर में दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे 96 एटॉमिक नंबर का क्यूरियम एलिमेंट है। इस एलिमेंट का नाम क्यूरियम मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी, उनके नेम पे उनको ऑनर देने के लिए इस एलिमेंट का नाम क्यूरियम रखा गया है। जैसे आपको पता होगा कि इन्होंने रेडियम और पोलोनियम एलिमेंट डिस्कवर किया था और मैडम क्यूरी फर्स्ट लेडी थी, फर्स्ट वीमेन थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। और इसके अलावा उन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। तो फर्स्ट टाइम उन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री फर्स्ट पर्सन थी और कि एकमात्र महिला हैं जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स और केमिस्ट्री में सब्जेक्ट्स में। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे आइंस्टीनियम एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर आपका 99 है। तो आइंस्टीनियम एलिमेंट वेल नोन साइंटिस्ट आइंस्टीन, इनके नाम पे इस एलिमेंट का नाम आइंस्टीनियम रखा गया है। उसी तरीके से 101 मेंडलीवियम एलिमेंट है। इस एलिमेंट का नाम मेंडलीव, जिन्होंने हमें पीरियोडिक टेबल दी थी, उनकी नेम पे उनके ऑनर में इस एलिमेंट का नाम मेंडलीवियम रखा गया है। अब हम डिस्कस करेंगे फर्दर एक्टिनाइड्स की प्रॉपर्टीज़ को और कुछ एलिमेंट्स को। तो अगर हम देखते हैं जो एक्टिनाइड्स होते हैं वो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव कहने का मतलब है कि ये एक्टिवली रेडिएशंस इमिट करते हैं अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स के फॉर्म में। ये एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं क्योंकि ये एलिमेंट्स के न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है और विद टाइम ये डिके होता रहता है। तो इस वजह से और प्लस ये अल्फा बीटा पार्टिकल्स को इमिट करता रहता है और एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट भी होते रहते हैं। तो इस वजह से हम इन एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो इन एलिमेंट्स में केवल थोरियम और यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट्स है जो आपका नेचुरली मिलता है, ये
एक्सेप्ट गलत लिखा है यहाँ पे, ये होना चाहिए एक्सेप्ट, EXEPT। तो यहाँ पे को जो एक्टिनाइड्स हैं वो केवल थोरियम और यूरेनियम को छोड़ के आपके जो बाकी जो एक्टिनाइड्स होते हैं वो नेचुरली नहीं मिलते हैं, और ये यही नेचर इनकी जो एबेंडेंस होती है थोरियम और यूरेनियम की वो ज़्यादा होती है। और आपका जो अगर हम बोलें कि एक्टिनाइड्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, इस वजह से थोरियम और यूरेनियम आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो इन एलिमेंट की अगर हम डिस्कवरी देखते हैं तो ये फर्स्ट कंपाउंड जो यूरेनियम का फर्स्ट कंपाउंड डिस्कवर हुआ था वो हुआ था आपका 1789 में, क्लेप्रोथ ने इसे डिस्कवर किया था। और थोरियम आपका 1828 में बर्जिलियस ने डिस्कवर किया था। तो जैसे अभी हमने रेडियो एक्टिविटी डिस्कस की थी, तो रेडियो एक्टिविटी आपकी 1896 में डिस्कवर हुई थी, जिसे हेनरी बैकरेल ने डिस्कवर किया था। तो इस अगर हम देखते हैं कि जो रेडियो एक्टिविटी है 1896 में डिस्कवर हुई है, जो वो यूरेनियम और थोरियम के डिस्कवर होने के बहुत बाद डिस्कवर हुई है। तो जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुए थे तो उस टाइम पीरियड पे रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, और यूरेनियम ने इस एलिमेंट का जो यूरेनियम एलिमेंट है, इस एलिमेंट का नाम क्लेप्रोथ ने यूरेनस प्लैनेट के नाम पे रखा था। और जो थोरियम एलिमेंट है, इस एलिमेंट का नाम बर्जिलियस ने थॉर, नॉर्स गॉड ऑफ थंडर, इनके नाम पे लिखा था। नॉर्स मैथोलॉजी आपकी जर्मन पीपल की एक मैथोलॉजी होती है, और उस में एक गॉड ऑफ थंडर जिन्हें थॉर बोला जाता है, उनके नेम पे इन्होंने रखा था। जैसे कई सारे आप बच्चों ने एवेंजर्स मूवी देखी होगी या थॉर मूवी देखी होगी, तो एवेंजर में एक सुपर हीरो कैरेक्टर है जिसका नाम थॉर है, तो जिसे गॉड ऑफ थंडर बोला जाता है। तो उसी वो एक नॉर्स मैथोलॉजी का एक कैरेक्टर है, तो उसी के नाम पे इस एलिमेंट का नाम थोरियम पड़ा है। तो थोरियम और यूरेनियम आपका सिग्निफिकेंट अमाउंट में हमें नेचर में मिलता है। और जैसे हमने लैंथेनाइट में भी डिस्कस किया था, ये मोनाजाइट ओर जो कि एक फॉस्फेट ओर है, थोरियम का एक प्रिंसिपल ओर है। तो लैंथेनाइट जो लाइट लैंथेनाइट्स होते हैं वो भी मोनाजाइट, उनका भी एक प्रिंसिपल ओर होता है, उसमें भी काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट में हमें लैंथेनाइट एलिमेंट्स मिलता है। तो इस ओर से हम इसे थोरियम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और लैंथेनाइट के और एलिमेंट से सेपरेट कर लेते हैं। तो वही यूरेनियम का जो ओर है आपका U3O8, ये जिसे हम पिच ब्लेंड कहते हैं, तो ये इसका मेन ओर है यूरेनियम का। तो इसके अलावा ये जो एलिमेंट्स हैं ये न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर वेपन्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा आपको पता है एटॉमिक बम और हाइड्रोजन बम बनाने में इसे यूज़ करते हैं, बट हम सोशल वेलफेयर के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए कई सारे न्यूक्लियर प्लांट इंडिया में लगाए गए हैं जिससे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट की जाती है। लैंथेनाइट के और यूरेनियम के अलावा यूरेनियम और थोरियम के अलावा कुछ एलिमेंट्स जैसे कि एक्टिनियम और प्रोटेक्टिनियम है और प्लूटोनियम है, ये नेचर में हमें मिलते हैं, स्मॉल अमाउंट में मिलते हैं, बट ये इनको रिपोर्ट कर लिया गया है नेचर में। लेकिन ये एलिमेंट्स यूरेनियम जैसे कि एक्टिनियम और प्रोटेक्टिनियम है, ये यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 के डीके के थ्रू मिले हैं। ये इनिशियली नेचुरली नेचर में अवेलेबल नहीं है, बल्कि इनके डीके के थ्रू हमें नेचर में मिले हुए हैं। और उसी तरीके से जो प्लूटोनियम एलिमेंट है ये हमें नेचुरली यूरेनियम 238 से मिला है थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रॉन कैप्चर। तो यूरेनियम 238 जब एक न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है तो यूरेनियम 239 में कन्वर्ट होता है और गामा रेडिएशंस इमिट करता है, और ये यूरेनियम 239 आपका नेपच्यूनियम 239 में कन्वर्ट हो रहा है बीटा रेडिएशंस को इमिट करते हुए। और इसी तरीके से ये नेपच्यूनियम 239 आपका प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो रहा है और बीटा रेडिएशंस को इमिट कर रहा है। तो इस तरीके से हमें ये कुछ एलिमेंट्स हैं ये नेचर में इस तरह से मिलते हैं। जो अर्ली एक्टिनाइड्स होते हैं, क्योंकि इनका जो काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डी ब्लॉक एलिमेंट से रिजेंबल होती है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल से रिजेंबल होती है, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये डी सेक्शन में एंटर करता है। और इसी तरीके से जो लेटर एक्टिनाइड्स होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिस्ट्री है, ये लैंथेनाइट से रिजेंबल करती है, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली एफ सेक्शन में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, डी सेक्शन में इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करता है। ये आपका फुटनोट्स हैं जिन्हें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप ये नोट कर लीजिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि जो एक्टिनियम है उसमें लास्ट आपका इलेक्ट्रॉन 60 सबशेल में एंटर करता है, ना कि आपका 5f सबशेल में एंटर करता है। तो इस वजह से इसे कई सारे केमिस्ट एक्टिनाइट्स में इंक्लूड नहीं करती हैं। इसके अलावा थोरियम में भी आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 60 सबशेल में एंटर करता है, बट इसकी अगर हम M+3 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इस यहाँ पे को f सबशेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, एक इलेक्ट्रॉन। और आपका नेपच्यूनियम तक यहाँ पे को इलेक्ट्रॉन आपका 60 सबशेल में एंटर करता है। तो एक्टिनियम से नेपच्यूनियम ये अर्ली एक्टिनाइट्स हैं। इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन मेटल से सिमिलर है, क्योंकि इनमें यहाँ पे 60 सबशेल में भी इलेक्ट्रॉन आपका मौजूद है। अगर हम यहाँ पे देखें उसके बाद प्लूटोनियम, तो प्लूटोनियम से आपका इलेक्ट्रॉन 5f सबशेल में कम्प्लीटली भरना स्टार्ट हो जाता है, एक्सेप्ट क्यूरियम। क्यूरियम के केस में यहाँ पे को 60 में एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे को 5f7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसका, जो कि इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रहा है। तो इस वजह से इसका जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका 60 में एंटर करता है। और इसके अलावा जो लास्ट एलिमेंट लॉरेंशियम है वहाँ पे आपका एक 60 में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, क्योंकि यहाँ पे को 5f कम्प्लीटली फिल्ड हो चुका है। इसके अलावा हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कारण इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो एक्टिनाइट्स कोई भी एलिमेंट्स है उसकी इलेक्ट्रॉनिक जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे ही होती हैं। तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो 5f ऑर्बिटल होता है वो 6s और 6p ऑर्बिटल से ज़्यादा शिल्डेड नहीं होता है। जैसे हमने लैंथेनाइट में पढ़ा था कि जो लैंथेनाइट में 4f ऑर्बिटल आपके 5s और 5p सबशेल से शिल्डेड होती है। इस वजह से लैंथेनाइट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है और आपका लिगेंड के साथ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनाता है। लेकिन एक्टिनाइट के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5f ऑर्बिटल ज़्यादा शिल्डेड नहीं है। तो इस वजह से आपका ये जो एक्टिनाइट्स में आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा जो 5FN7s2 और 5FN-167s2 जो कॉन्फ़िगरेशन है, इन दोनों अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के बीच में बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप नहीं होता है। अगर हम लैंथेनाइट के केस में देखें, लैंथेनाइट से कंपेयर करें तो वहाँ पे ये एनर्जी गैप ज़्यादा होता है और यहाँ पे ये एनर्जी गैप ज़्यादा नहीं होता है। यानी कि एक एलिमेंट के बाद जैसे आपका जो नेक्स्ट एलिमेंट है इस तरीके के कन्फिग्रेशन वाला, उनके बीच में बहुत ज़्यादा एनर्जी का गैप नहीं होने की वजह से उनके एटॉमिक रेडियस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। एंड मोreover the 5f orbitals are less inner orbital than that of the 4f orbitals for the lanthanides। इसका मतलब ये है कि जो 5f ऑर्बिटल्स हैं वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास नहीं है, जैसे कि आपके 4f ऑर्बिटल्स होते हैं लैंथेनाइट्स में। तो 4f ऑर्बिटल्स की जो आपकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो 5f ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। तो इस वजह से भी 4f ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। इस वजह से भी लैंथेनाइट आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं अच्छे से। और लेकिन एक्टिनाइट के केस में जो 5f ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा उसके अट्रैक्टिंग पावर पे नहीं है। तो इस वजह से ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। और जो आपके 5d 6d 7s हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि नियर डीजेनरेसी ऑफ द 5f 6d एंड 7s इलेक्ट्रॉन ऑफ एक्टिनाइट्स। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपको पता है कि डीजेनरेसी का मतलब होता है कि जब डीजेनरेट हम ऐसे ऑर्बिटल्स को बोलते हैं जिनकी एनर्जी लेवल सेम होती है। तो यहाँ पे जो 5f 6d और 7s हैं, इनकी जो एनर्जी का लेवल है वो बहुत एनर्जी का जो डिफरेंस है ऑर्बिटल्स का बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बहुत आपस में इनकी एनर्जी काफ़ी क्लोज है एक दूसरे से। तो इस वजह से ये तीनों ही ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और प्लस इन तीनों ही ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आपका आसान है। तो इस वजह से एक्टिनाइट्स आपकी एक वाइड रेंज शो करते हैं ऑक्सीजन स्टेट की, जो कि लैंथेनाइट में नहीं दिखाई देती है, क्योंकि लैंथेनाइट में आपका इनके एनर्जी का गैप ज़्यादा है। और इस वजह से लैंथेनाइट में हमने देखा कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी मेन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, केवल सीरियम को छोड़ के एक +4 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट सीरियम बनाता है और बाकी आपके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन एक्टिनाइट के केस में +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कुछ एलिमेंट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और कुछ एलिमेंट में +4 +6 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो उसका रीज़न आपका
इनका नियर डिजेनरेसी है, नियर डिजेनरेसी ऑफ 5s, 60 एंड 7s ऑर्बिटल्स। तो ये आपका आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके अलावा हम एक पॉइंट एक और आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर हम एक्टिनाइड्स में इनका, जैसे मैंने बताया कि एक्टिनाइड्स आपके रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और ये अल्फ़ा, बीटा, गामा आपके रेडिएशंस को इमिट करते हैं। सॉरी, अगर हम यहाँ पे इन एलिमेंट्स का आइसोटोप्स यहाँ पे देखते हैं, आइसोटोप्स की हाफ लाइफ देखते हैं। हाफ लाइफ जैसे आपको पता है कि जब किसी एलिमेंट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, जो जब उसका जस्ट हाफ, जिस टाइम पीरियड पे वो हाफ हो जाता है अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन से, तो उसे हम हाफ लाइफ कहते हैं उस टाइम पीरियड को। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं थोरियम के केस में, थोरियम 232, इसकी हाफ लाइफ 1.41 × 10⁻10 ईयर्स होती है, जो कि सबसे ज़्यादा है। इस वजह से जो थोरियम 232 है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट है एक्टिनाइड सीरीज में। उसके अलावा अगर हम यूरेनियम को देखते हैं, जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक्टिनाइड का, इसमें आपका इसके 3 आइसोटोप है, 234, 235 और 238। तो इन तीनों ही आइसोटोप्स की हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर यूरेनियम 238 की हाफ लाइफ देखें तो ये सबसे ज़्यादा होती है, अराउंड 4.47 × 10⁻9 ईयर्स। तो इसका मतलब ये है कि थोरियम सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद नेक्स्ट जो आइसोटोप आपका एक्टिनाइड का स्टेबल है वो आपका यूरेनियम 238। और अगर हम सबसे कम स्टेबल एलिमेंट की बात करें तो लॉरेंशियम 260, ये सबसे कम स्टेबल है क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ है वो जस्ट 3 मिनट्स है। तो ये आपका इनकी हाफ लाइफ थी और इनकी स्टेबिलिटी का, अगर हम इनकी स्टेबिलिटी देखें तो फर्दर आप स्टेबिलिटी तो देख सकते हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कि ये आपकी एक्टिनाइड्स के आइसोटोप्स की हाफ लाइफ है। तो ये आपका आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो आप आई होप आप लोगों ने, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपका होगा केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड का सेकंड वीडियो लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आयनिक रेडाई, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को। थैंक यू।